This is multiple choice question 11 of chapter 5 of the book of Halliday, Resnick and Crane. And its statement is a 1 kilogram block of wood sits on top of an identical block of wood which sits on top of a flat level table made of plastic. The coefficient of static friction between the wood and the surface is mu1 and the coefficient of static friction between the wood and the plastic is mu2. नाउ इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं और जो पहला पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन द टॉप ब्लॉक ओनली and this force is increased until the top block starts to slide. The bottom block will slide with the top block if and only if. और फिर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. तो हमें क्वेश्चन ये हमें बता रहा है कि हमारे पास कोई प्लास्टिक सरफेस है, लेट दिस बी प्लास्टिक सरफेस, और इस प्लास्टिक सरफेस के ऊपर दो लकड़ी के ब्लॉक हैं. जो पहला ब्लॉक है मैं उसको येलो में बनाता हूँ. तो ये हमारे पास इस सफ़ेद प्लास्टिक सरफेस के ऊपर लकड़ी का एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक भी पड़ा है जिसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ करता हूं ताकि हमें पता चले कि ये दो ब्लॉक्स मौजूद हैं, लेकिन इन कलर्स के अलावा अदरवाइज़ ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं ये आइडेंटिकल हैं, मतलब एक जैसे हैं. फर्दर हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे जो प्लास्टिक और वुडन ब्लॉक के दरमियान कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ2 है और जो ब्लॉक्स और जो दोनों ब्लॉक्स के दरमियान है वो μ1 है. अब फर्दर हमें ये कहा गया है कि एक फ़ोर्स F इस अपर ब्लॉक के ऊपर एक्ट करती है. फ़र्ज़ करें कि फ़ोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करती है और हमसे पूछा ये गया है पहले पार्ट में, पार्ट ए में इस क्वेश्चन के, कि हमने वो कंडीशन बतानी है जब इस फोर्स के अंडर ये ब्लॉक जो हैं, ये दोनों ब्लॉक जो हैं ये मूव करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में. देखें फोर्स हम इस टॉप ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा ये गया है कि वो कंडीशन बताएं जिसमें ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करते हैं. तो ऑफ कोर्स इट इज़ रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्सेस. और सबसे पहले हम ऊपर वाले ब्लॉक को एनालाइज करते हैं, इस वाले ब्लॉक को, और ये वाला ब्लॉक जो है ये तब मूव करेगा जब ये अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी. अगर ये बराबर होगी तो उस वक्त ये ब्लॉक जो है ये स्लाइड करना शुरू होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो μs टाइम्स n के इक्वल होती है. आप उस फोर्स से थोड़ी सी भी ज़्यादा फोर्स इंक्रीज़ करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करना शुरू करेंगे. तो टॉप ब्लॉक की मोशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि टॉप ब्लॉक मूव करेगा अगर हमारे पास ये अप्लाइड फोर्स इक्वल होगी फ्रिक्शनल फोर्स की जो टॉप ब्लॉक के ऊपर लग रही है, और मैं इस फोर्स को स्मॉल f1 कह लेता हूँ. और हमें ये पता है कि ये किसके इक्वल होगी, μ1 टाइम्स जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो दोनों ब्लॉक्स की सरफेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है, टाइम्स नॉर्मल फोर्स. और नॉर्मल फोर्स जो अपर ब्लॉक की वजह से है, इस अपर ब्लॉक की वजह से है, वो इस ब्लॉक का वेट है जो सिंपली mg है. तो हमारे पास टॉप ब्लॉक मूव करेगा अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है μ1 mg, तो टॉप ब्लॉक मूव करेगा. लेकिन हमने ये देखना है कि टॉप ब्लॉक मूव ना करे बल्कि बॉटम ब्लॉक मूव करे. तो हमारे पास टॉप ब्लॉक की मोशन की आ गई है यहाँ पे कंडीशन ये वाली कि अप्लाइड फोर्स जो है वो इसके इक्वल होनी चाहिए. लेकिन अगर हमें बॉटम वाले ब्लॉक की मोशन को देखना है तो हमने ये देखना है कि ये जो बॉटम वाले ब्लॉक की बॉटम है इसके और इस जो प्लास्टिक की सरफेस है जो वाइट लाइन से मैंने दिखाई है, इनके दरमियान कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है. तो इन सरफेस के दरमियान जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ2 है. तो अगर हम इनके दरमियान देखें फ्रिक्शन का कितनी फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है, जिसको मैं F2 कहता हूँ, तो वो टाइम बनेगी μ2 टाइम्स n. और इस केस में इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स जो है वो इन दोनों ब्लॉक्स का वेट है, तो ये बन जाएगी 2 टाइम्स mg. तो यहाँ से हमारे पास जो F2 आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 2 μ2 टाइम्स mg. और आप यहाँ से देख सकते हैं अगर बॉटम ब्लॉक ने मूव करना है तो फिर हमारे पास कंडीशन ये है कि ये वाली जो F1 है
ये F2 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो ये फोर्स चूँकि अपर ब्लॉक के ऊपर लग रही है तो ये इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगी। लेकिन अगर ये वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो प्लास्टिक की सरफेस और बॉटम वाले ब्लॉक के दरम्यान एग्जिस्ट करती है, ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगी, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा, नीचे वाला ब्लॉक जो है वो स्लाइड करेगा और ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो इकट्ठा मूव करेगा। तो इन दोनों फोर्सेस की अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास जो कंडीशन आती है वो ये है कि अगर μ1 जो है वो 2 μ2 के बराबर हो तो फिर ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो इकट्ठे मूव करेंगे। या फिर दूसरे अल्फाज में आप इसको यूँ कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है 2 μ2 इसको कम होना चाहिए μ1 से। तो जब तक ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी उस वक्त तक जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो इकट्ठे मूव करेंगे, भले हम टॉप ब्लॉक के ऊपर भी फोर्स लगाते हैं। अब इस सवाल का दूसरा पार्ट भी है और पार्ट बी ये पूछता है कि इंस्टेड अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज़ अप्लाइड ऑन द बॉटम ब्लॉक ओनली and this force is increased until the bottom block just starts to slide. Under what conditions will the top block slides with the bottom block? तो ये बिल्कुल यही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ उसको दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। यानी पहले में हमें ये कहा था कि अगर टॉप ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगे और बॉटम ब्लॉक ने साथ स्लाइड करना हो तो फिर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अब कहते हैं कि फ़ोर्स जो है वो बॉटम ब्लॉक के ऊपर लगती है, यानी फ़ोर्स जो है वो कहीं इधर लग रही है। तो अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोनों ब्लॉक्स के इकट्ठे मूव करने के लिए। तो ऑफ कोर्स अगेन हमने देखना वही है कि दोनों ब्लॉक्स के दरमियान कितनी फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, और वो हम पहले ही देख चुके हैं और उनके लिए हम ये कंडीशन निकाल चुके हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ हमसे ये पूछा जाए कि दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो इकट्ठे मूव करने चाहिए, फोर्स जिस ब्लॉक के ऊपर भी लगे, तो हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो यही वाली बनती है। तो ये जो बी पार्ट है उसकी भी सिंपली यही कंडीशन आएगी कि जब तक हमारे पास 2 μ2 जो है ये लेस दैन μ1 होगा तो उस वक्त तक जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो इकट्ठे ही स्लाइड करेंगे, चाहे किसी भी ब्लॉक के ऊपर हम ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाएं।